नमस्कार। यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर। यह सीरीज़ पार्ट नंबर 9 तक आ चुकी है। प्लीज़ अगर आपने पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। लीजिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कीजिएगा अगर आपके दिमाग में इसका आंसर नहीं है। निम्न में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? यानी सीधा सा क्वेश्चन है, साबुन किससे बनता है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपर्युक्त सभी से? राइट ऑप्शन आपने दिमाग में सोच लिया होगा। इसका राइट विकल्प बताते हैं। इसका राइट ऑप्शन है रीठा। रीठा के पौधे से साबुन बनाया जाता है, यानी साबुन का विस्थापन क्या हुआ? रीठा। और बीड़ी बनती है तेंदु के पत्ते से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से वाहनों में से किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी पर्यावरण के लिए फ्रेंडली कौन है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? बहुत ही क्लोज आंसर होगा सी और डी में से। ठीक है, डीजल और पेट्रोल तो आपने एलिमिनेट कर लिए होंगे, ये पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। द्रवित पेट्रोलियम होती है एलपीजी और प्राकृतिक गैस होता है जो सीएनजी होती है। प्राकृतिक गैस कौन होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अब इनमें हमें तुलना करनी है कि कौन पर्यावरण स्नेही है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के लिए सही माना जा रहा है कि सीएनजी चलाएंगे गाड़ियाँ तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन सही है। यानी सचेत रहना है, ऑप्शन थोड़ा सा शार्प बनाए जा सकते हैं, जैसे इस बार प्रश्न में हमने बना दिया है। क्लियर है? दो में फंस गया ना दिमाग? दोनों क्या हैं? गैस हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन होती है? एलपीजी। और सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर थर्ड, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? यानी जो इकोसिस्टम है उसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये जो तत्व है ना, ये न्यूट्रिशंस जो एलिमेंट हैं, वो जो साइकिल में चलते हैं उनको क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या कोई नहीं? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है ये चक्रण, जैव भू रासायन चक्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 4 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? सचेत होकर के, ये प्रश्न बहुत ही विवादों में रहा था और डिबेट भी इसी प्रश्न को लेकर के ज़्यादा हुआ था। तो सचेत होकर के आंसर को समझिए और नोट डाउन कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। यानी कौन सी प्रोसेस है? बीजाणुओं के द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित, बीज द्वारा या कायिक जनन द्वारा वितरित? यानी ये कौन सी विधि होगी जिससे कोई भी पौधा अपना विस्तार बहुत दूर दूर तक कर सकता है? तो देखिएगा जरा, बीजाणु के द्वारा कर सकता है या फल, बीज या कायिक जनन? तो कायिक जनन समझाई दे रहे हैं। कायिक जनन वो होता है कुछ पेड़ों की या पौधों की, आपने देखा होगा शाखाएं लग जाती हैं, जैसे गुलाब का डंडी लग जाती है ना, तो उनको कहा जाता है कायिक जनन। यानी किसी पौधे के शरीर से नया पौधा बन जाए, उसके काया से ही। तो ये ऑप्शन समझ गए होंगे, लेकिन आंसर नहीं है ये। इसका आंसर है फल द्वारा। याद कीजिए, मैंगो आता है हमारे मार्केट में, वो हो सकता है कर्नाटक से आया हो और वो आम का बीज जो है उत्तर प्रदेश में लग सकता है। इसका मतलब फल के द्वारा बहुत दूर दूर तक इनका विस्तार किया जा सकता है। क्लियर है? तो सर्वाधिक विस्तार किसके द्वारा मिलता है? फल के द्वारा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर का, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? यानी ध्यान से देखिए, एक खेत में गाय चर रही थी, गाय के ऊपर बैठा है बगुला, ठीक, सवारी करके आराम से मज़े से जा रहा है। लेकिन जब गाय घास में अपने पैर रखती है ना, तो उसमें छिपे हुए छोटे छोटे कीट निकल भागते हैं और बगुला इंतजार कर रहा होता है, बड़े आराम से उन कीटों को खा लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है, जब एक जीव, यानी बगुला का तो पेट भर जाएगा उन कीटों को खा के, लेकिन गाय को वो कोई लाभ नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यही कह रहा है कि दूसरे को बिना प्रभावित किए, यानी उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, सहवासी जीव को प्रभावित किए, ठीक, उसको प्रभावित नहीं करता है और वह लाभ ले लेता है, तो इसको परजीवी कहते हैं, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ये हिंदी थोड़ा सा क्लोज है, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश लिखी हुई है, पैरासिटिज्म, कॉमन्सलिज्म, सेप्रोफाइटेक या सिम्बायोसिस। तो उदाहरण से समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक उदाहरण और देखिए, आम के पौधे पर ऑर्किड का पौधा देखा होगा आपने, यानी किसी पेड़ पर दूसरा पौधा निकला हुआ देखा होगा, तो उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता वो पौधा,
ना उससे जल लेता है, जल सीधा वायुमंडल से ले लेता है, बेलामिन ऊतक से। तो ऐसे पौधों को सहभोजी कॉमन सिलिज्म के नाम से जानते हैं। उदाहरण क्लियर हुआ। गाय पर बगुला बैठा था तो गाय चर रही थी तो कीट निकल रहे थे, तो कीटों को खा के पेट भर रहा था बगुला, तो गाय को कोई लाभ नहीं दे रहा था। तो ऐसा उदाहरण कॉमन सिलिज्म का होता है। क्लियर है। अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल यानी ट्रॉपिक लेवल पूछा है, मोर का कौन सा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या शीर्ष पिरामिड पर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। सोच लीजिएगा। फूड चेन, मोर का पोषण तल पूछा है। ध्यान रखिए ये उच्चतम स्तर पर होगा, यानी फूड चेन यहाँ से स्टार्ट मानते हैं तो ये घास हो जाएगी, घास से कीड़े निर्भर होंगे, सर्प यहाँ आ जाएगा और सबसे ऊपर कौन होगा? मोर। तो ये आपका मोर है, पिकॉक है। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे पिरामिड के शीर्ष पर कौन होगा? मोर। और आधार पर कौन होते हैं? उत्पादक। तो ऐसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर मोर होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? यानी मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? राइट ऑप्शन है इसका संगमरमर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो जल्दी से चलते हैं हम। मार्बल यानी संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? यानी महासागर के जल में कौन सा तत्व या लवण सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? राइट ऑप्शन पहचान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है। और ये इसका राइट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड है, जो सर्वाधिक पाया जाता है महासागरों में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं यानी कोई भी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसके सभी बैठकों या सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि देश का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? पहचान लिया होगा, सिंपल है, क्लास में अभी अभी पढ़ाए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉयल या इंसेप्टी सॉयल इसी को कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद है लाल मिट्टी और इसके बाद है काली मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा तीनों का क्रम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ध्यान से, हर्बीवोर्स जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, इनको क्या कहेंगे? प्रथम चरण का उपभोक्ता यानी शाकाहारियों को पूछा है, भाषा ध्यान से पढ़िएगा। जो शाकाहारी जीव, मान लीजिए हिरण, जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का या सिर्फ उपभोक्ता कहते हैं। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, जो शाकाहारी हैं उन्हें फर्स्ट कंज्यूमर बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है ये, प्लेग। प्लेग क्या है? तो प्लेग आपका विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित, खनिज जनित या जीवाणु जनित? तो प्लेग को आपने पहचान लिया होगा, ये एक पिस्सू के द्वारा, पिस्सू मतलब फ्लीस, पिस्सू को इंग्लिश में फ्लीस कहते हैं। फ्लीस जो कीड़ा है या पिस्सू है वो चूहों पर बैठता है या चूहे के शरीर में रहता है, और जब ये काटता है ना मनुष्य को, तो कौन सा रोग बनता है? प्लेग। तो चूहा में जो वो पिस्सू रहता है वो कौन है? जीवाणु। तो प्लेग एक जीवाणु जनित है, ये काली मौत के नाम से जानी जाती है बीमारी, इसे ध्यान रखिएगा। इसका जीवाणु का नाम क्या है? आम भाषा में पिस्सू कहते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है येरसिनिया पेस्टिसेस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घर की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, लकड़ी और कोयला के जलने से निकलने वाला धुआं। पहचान लिया होगा, गैसीय अपशिष्ट ये धुआं वाला सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? वीडियो को पॉज कर लिया करिए अगर हम तेज़ चलते हैं तो, और सिंपल है तो तेज़ चलेंगे थोड़ा सा। अगला परिभाषा पहचाननी है आपको, तो इस चारों विकल्प में ध्यान से देखिए, इकोसिस्टम में किस में जैविक और अजैविक की संतुलन बनाई गई है, यानी बैलेंस में होंगे बायोटेक और अबायोटेक। परस्पर क्रिया करने वाला समुदाय, ये तो नहीं होगा केवल। किसी स्थान पर आजीव, इसमें तो अजैविक अकेला है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, तो वो तो जैवमंडल अकेला हो गया। जीव समुदाय यानी बायोटेक और उसके वातावरण यानी अबायोटिक का संतुलित तंत्र, तो डी ऑप्शन सही है परिभाषा में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यानी मनुष्य जब 2 पैरों से चलने लगा, पहले चतुष्पद था यानी चारों पैर से चलता था, लेकिन जब जैसे ही विकास हुआ मानव का तो 2 पैरों पर आ गया, तो उसका लाभ क्या मिला सबसे ज़्यादा? शरीर को अच्छे प्रकार से आधार देना मिल गया इसको लाभ, शरीर का भार कम होना, अधिक तेज चलना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। यही ऑप्शन सही है, यानी मनुष्य के हाथ स्वतंत्र रूप से आज्ञानुसार कार्य करते हैं, ये 2 पैरों पर चलने का सबसे अच्छा लाभ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र पहचान लिया होगा, सीस्मोग्राफ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सूर्य के निकटतम, ये रहा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी, यानी बुध ग्रह या मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी प्रोटीन प्रकृति होती है। क्लियर है, किस नेचर का है? प्रोटीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है परागकोश में, यानी एंथर में। किस में होता है? परागकोश में, एंथर में होता है अर्धसूत्री विभाजन, हाफ सेल डिवीजन। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा इसका और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख भेजिएगा। हम वेट करेंगे आपके आंसर का। हमें उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और इसका आंसर लिख करके भेजेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।